हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ एपोटोसिस। इससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जनरल पैथोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हमने सेल एडेप्टेशन डिस्कस किया था। सेल एडेप्ट नहीं कर पाती है तो सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी भी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल होती है तो फाइनली वो आपका सेल डेथ में जाके फाइनल आउटकम होता है। सेल डेथ आपके मेनली दो टाइप की होती है दोस्तों, नेक्रोसिस, एपोटोसिस। इसके अलावा आपका ऑटोफेजी, नेक्रोटोसिस और पैरोप्टोसिस भी आपके टाइप ऑफ सेल डेथ होते हैं। ऑलरेडी ये नेक्रोसिस हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपका एपोटोसिस डिस्कस करने वाले हैं और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी वीडियो का, उसके अंदर जो बाकी पार्ट होगा नेक्रोप्टोसिस और पैरोप्टोसिस हम दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एपोटोसिस की। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या पहले पढ़ना है। पहले हमें पता होना चाहिए, जो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या जान जाओगे। एक तो डेफिनेशन ऑफ एपोटोसिस, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकंड आता है आपका कोज एंड कंडीशन वेयर एपोटोसिस इज सीन। बहुत सारे कोज हैं, बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पर एपोटोसिस मिलता है, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एपोटोसिस। मैकेनिज्म आपको दो टाइप का, दो पाथवे के थ्रू होता है, एक्सटर्नल पाथवे और इंटरनल पाथवे के थ्रू। ठीक है, दोनों पाथवे को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं एपोटोसिस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले इसके जो पहला पार्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है कि एक पाथवे है सेल डेथ का, इंड्यूस्ड है, ऐसा नहीं कि वो आप ऑटोमेटिक है, बाय ए टाइटली रेगुलेटेड सुसाइडल प्रोग्राम। हाँ, ये आपका 1972 में पाया गया, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। और आपका इसको हम आल्सो प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि प्रोग्राम सेल डेथ एपोटोसिस है या नेक्रोसिस है, तो आंसर होना चाहिए आपका एपोटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है दोस्तों कोज आपके दो टाइप के होते हैं एपोटोसिस के। एक आपका होता है फिजियोलॉजिकल कोज, एक आपका होता है पैथोलॉजिकल कोज। फिजियोलॉजिकल कोज ये है, पैथोलॉजिकल कोज। पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कोज की। तो फिजियोलॉजिकल कोज में सबसे पहले आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। डूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि कुछ सेल आपका रिमूवल की जाती हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बन जाती हैं तो उसको रिमूव किया जाता है। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? एपोटोसिस से। तो पहला हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस। सेकेंड जो फिजियोलॉजिकल कोज है वो है इनवोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू। जैसे आपका मेस्ट्रुएशन हुआ, मेनोपेज हुआ, विनिंग हुआ। जो आपका नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस होता है वो आपका साइज में लार्ज होता है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी उसका साइज कम होता है। तो किसके थ्रू होता है? आपका फिजियोलॉजिकल एपोटोसिस की वजह से। थर्ड कोज आता है दोस्तों लॉस ऑफ सेल इन द प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन। लॉस ऑफ सेल इन एग्जाम्पल बोन मैरो, थाइमस, एपिथिल सेल इन जीआई ट्रैक्ट। यहाँ पर भी आपको नॉर्मल एपोटोसिस देखने को मिलता है। लास्ट है आपका रिमूवल ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट। यदि कुछ सेल होती हैं जो अपने सिस्टम, अपने बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं, उन सेल को रिमूव करने के लिए आपका जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो वही एपोटोसिस के थ्रू ही होता है। लास्ट है आपका डेथ ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल आफ्टर देयर फंक्शन आर ओवर। जो इन्फ्लेमेटरी सेल है उनका जो फंक्शन है, उनकी जो सेल लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, उनका काम ख़त्म हो जाता है, तो उनकी डेथ भी आपकी फिजियोलॉजिकल एपोटोसिस के थ्रू ही होती है। ठीक है, ये आपके फिजियोलॉजिकल कोज की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके पैथोलॉजिकल कोज की। पैथोलॉजिकल कोज कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, किन कंडीशन में देखने को मिलता है? पहली कंडीशन है इंजर्ड सेल विच कांट बी रिपेयर्ड। ठीक है, नंबर 1 ये कंडीशन है जहाँ पर ये कहाँ मिलता है अपने को? डीएनए डैमेज है। जैसे डीएनए डैमेज बाय p53 जीन आपका मेनली रेगुलेट करता है डीएनए रिपेयर या डीएनए जो डैमेज होता है उसको। तो मोस्ट कॉमन इंड्यूसर होता है आपका एपोटोसिस के अंदर p59 जीन। ठीक है, रेगुलेटर होता है आपका सेल डिवीजन का। तो यही आपका एपोटोसिस को इंड्यूस करता है जिस सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो जाता है। ठीक है, डीएनए डैमेज किसके थ्रू होता है? p53 जीन के थ्रू। सेकंड आता है मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ पर भी आपका एपोटोसिस होता है उसको रिमूव करने के लिए। तीसरा वायरल इन्फेक्शन और चौथा आपका डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन।
मेनली आपको 3 चीज़ें याद रखनी ऊपर वाली, वायरल इन्फेक्शन, मिसफोल्डेड प्रोटीन एंड डीएनए डैमेज। यहाँ पर ये कंडीशन है जहाँ पर आपका पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है आपका इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस आपका इसके अंदर कैसे होता है, कैसे मतलब प्रोसेस कैसे होता है, मैकेनिज्म। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, वो 2 टाइप के होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है आपका सिस्टीन डिपेंडेंट और एक आपका प्रोटीएज जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं। तो आपका सिस्टीन डिपेंडेंट है और आपका प्रोटीएज है, और एस्पार्टेट डायरेक्टेड जो आपका एंजाइम है, उन वो आपको तीनों मिलके एक जो मेन जो प्लेयर है वो उसको एक्टिवेट करते हैं, वो है कैस्पेज। ठीक है, कैस्पेज एंजाइम मेन प्लेयर होता है इसके पैथोजेनेसिस में। वो आपका फाइनल जो एक्टिवेटर होता है, जो आपका इसको मतलब जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो मतलब बहुत सारे जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, सिस्टीन डिपेंडेंट हुआ, प्रोटीएजेज हुआ, एस्पार्टी डायरेक्टेड जो फैक्टर हुए, वो आपको कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं और वो जब फाइनल आपको आगे जाके क्या करता है, आपका एपोप्टोसिस एक्टिवेट करवाता है। तो कैस्पेज 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक तो इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट करना एपोप्टोसिस 2 टाइप में होता है। एक तो इनिशिएशन होता है, एक एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि जो लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं कि हाँ स्टार्ट हुआ, फिर फाइनल में डेथ जो होती है जिन कैस्पेज के थ्रू होती है। तो कैस्पेज 2, 8, 9, 10 ये आपके इनिशिएट कैस्पेज होते हैं, और 3, 6, 7 आपके एग्जीक्यूटर कैस्पेज होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है ऑल कैस्पेजेज इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूटर आर इन इनएक्टिव फॉर्म एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड प्रोकैस्पेज। जो नॉर्मली अपने बॉडी के अंदर कैस्पेज मिलते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म मिलते हैं, उनको एक्टिवेट करना होता है। जो आपके ट्रिगर फैक्टर है वो हम पढ़ेंगे कैसे एक्टिवेट होते हैं। द इनिशिएटर कैस्पेज आर एक्टिवेटेड बाय द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, 2 पाथवे के थ्रू आप एक्टिवेट होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेज। और इनिशिएटर कैस्पेज आपका एक्टिवेट होने के बाद ऑलरेडी इनिशिएटर कैस्पेज ही आपका एग्जीक्यूटर जो कैस्पेज होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, जो एक्टिवेट करेगा इंट्रिंसिक कैस्पेज को, और इंट्रिंसिक कैस्पेज आपका किसका कर देगा, एग्जीक्यूटर कैस्पेज को। इस तरह से आपका ये एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है। तो आपको हम एपोप्टोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इनिशिएशन, एक आपका एग्जीक्यूशन। तो इनिशिएशन में दोस्तों 2 पाथवे हुए, कौन से एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। और एजुकेशन कैसे होगा, जो एक्टिवेशन ऑफ एजुकेशनर कैस्पेज उनको एक्टिवेट कर देगा, और आपका सब्सटेंस क्लीव होंगे, और आपका मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एपोप्टोसिस अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेन आपका प्रोसेस है आपका एपोप्टोसिस का, इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनिशिएशन की बात करते हैं कि आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो पाथवे हैं, जो आपका इनिशिएटर कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं, वो आपका कैसे होता है, कैसे पाथवे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे, और उसको हम डेथ रिसेप्टर पाथवे बोलते हैं। डेथ रिसेप्टर पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों सेम बात है। तो देखिए क्या होता है, जो भी सेल होती है, सेल के अंदर बहुत सारे आपके जो डेथ लाइगेंड होते हैं, डेथ रिसेप्टर होते हैं सेल के अंदर। वो उनका कौन से हैं, जैसे जो डेथ रिसेप्टर हैं सेल के अंदर वो होते हैं फैस TNFR। ठीक है, TNFR हुए। तो यहाँ पर आके आपके डेथ लाइगेंड अटैच होते हैं। जो भी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, या कुछ मान लीजिए हार्मफुल स्टिमुलस आपको सेल के ऊपर पड़ता है, तो आपको ये जो लाइगेंड है FAS लाइगेंड, FSL, ये आपका डेथ रिसेप्टर पर जाके अटैच हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है कि आपका जो एडेप्टर प्रोटीन है ना, एडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। एडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं फेस एसोसिएटेड डेथ डोमेन, FADD। ठीक है, इनको एक्टिवेट होता है ना, तो क्या करता है ये, जो नॉर्मली सेल के अंदर
इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कैस्पेज है, प्रो कैस्पेज 8, उसको एक्टिवेट कर देता है, कैस्पेज 8 में कन्वर्ट कर देता है, कैस्पेज 8 में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका इनिशिएटर कैस्पेज होता है। तो कैस्पेज 8 क्या करता है, कैस्पेज 8 कर देता है जो बाकी जो कैस्पेज है सेल के अंदर 367, वो अगेन जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ये कैस्पेज है उनको फिर से एक्टिव कैस्पेज 367 के अंदर आपका कन्वर्ट कर देता है। और 367 आपके एग्जीक्यूटर कैस्पेज होते हैं, और वो जो फाइनली आपका एपोप्टोसिस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन बाय द एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन करवाते हैं और आपका साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन कर देते हैं, और फाइनली आपका एपोप्टोसिस होता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल जो पाथवे है समझ में आया कि एक आपको डेथ लाइगेंड जब डेथ रिसेप्टर पे अटैच होगा तो आपका डेथ एडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, वो आपका कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करेंगी, और कैस्पेज 8 आपका किसको एक्टिवेट करेगा, 367 को, और वो आपका न्यूक्लियर ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन करवाता है। तो इस तरह से आपका मेनली आपका एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। एक चीज़ होती है जो एपोप्टोटिक बॉडी होती है, जैसे ये नॉर्मल सेल हुआ, फिर आपका जैसे कैस्पेज आपका स्टार्ट होते हैं तो एपोप्टोटिक बॉडी बनते हैं, और इनमें क्या होता है कि आपका कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होती है दोस्तों। नेक्रोसिस जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि हमेशा एक्कम्पनी होगा नेक्रोसिस का इन्फ्लेमेशन के साथ, लेकिन इसके अंदर न तो कोई ट्रेस होता है न कोई इन्फ्लेमेशन होता है, और विद इन मिनट आपका ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, हम लास्ट में करेंगे कि ये डिफरेंस कैसे करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाँ थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक देख लिया तो बाहर से कैसे आपका कोई भी जो डेथ रिसेप्टर लाइगेंड आके जो आपका इसको एक्टिवेट करता है। इंट्रिंसिक पाथवे भी होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोलते हैं, वो कैसे आपका काम करता है, कैसे आप एक्टिवेट होता है। सेल के अंदर देखिए नॉर्मल ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इसके अंदर साइटोक्रोम सी होता है जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जब आपका ये बाहर जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होते हैं, एपोटोम्स बोलते हैं इनको, ये बाहर प्रेजेंट होते हैं। जब ये आपके बाहर आके इनके साथ अटैच होते हैं, इनके साथ अटैच हुए, ये हुआ साइटोक्रोम सी हुआ, ये APAF1 जो सब्सटेंस है इसके साथ अटैच हुए और बहुत सारे इकट्ठे हुए, उनको हम बोलते हैं एपोटोसोम। ठीक है, ये आपका क्या करता है, बहुत सारी इकट्ठा होने के बाद ये इंट्रिंसिक मतलब आपका सेल के अंदर ही हो रहा है, बाहर से कोई भी सब्सटेंस नहीं आया, इसलिए हम इंट्रिंसिक पाथवे बोल रहे हैं। उसके अंदर जो सब्सटेंस था पिछले वाले के अंदर वो बाहर से आ रहा था। तो एपोटोसोम क्या करता है, प्रोकैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कैस्पेज 9 में, और कैस्पेज 9 अगेन आपका जो एग्जीक्यूटर कैस्पेज होते हैं 367 उनको कन्वर्ट कर देता है 367 के अंदर। ठीक है, और बाद में सेम जैसे एक्सटेंसिक के अंदर हुआ था सेम वैसे ही आपका इंट्रिंसिक के अंदर होता है। से बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर मेन कौन रोल होता है, उसके अंदर मेनली किसका रोल होता है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ जो आपका FADD था वो कौन से पाथवे में आता है, एपोटोसोम्स किसके अंदर आता है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मेन हुआ आपका जो नॉर्मल इंट्रिंसिक पाथवे, लेकिन इसका रेगुलेशन भी होता है दोस्तों एपोप्टोसिस का। तो एपोप्टोसिस का रेगुलेशन कैसे होता है, वो होता है आपका BCL2 फैमिली ऑफ जीन होता है ना, जो क्रोमोसोम 18 पे होते हैं, उनके थ्रू आपका रेगुलेशन होता है एपोप्टोसिस का। जैसे 2 टाइप के आपको जीन बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, एक तो प्रो एपोटोटिक मतलब आपका जो एपोप्टोसिस करवाने में हेल्प करते हैं, एक होते हैं एंटी एपोटोटिक जो आपका एपोप्टोसिस के अगेंस्ट होते हैं, उसको रोकते हैं। मतलब इन दोनों का बैलेंस रहता है बॉडी के अंदर। तो ये एक एग्जांपल पता होना चाहिए आपको, बैक BCL एक्सेस, आपको बैक्स और बैक याद रखना है जो प्रो एपोप्टोटिक है, BCL2 BCLX और जो आपके MCL1 है ना, ये आपका एंटी एपोप्टोटिक जीन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से आपके प्रो एपोप्टोटिक जीन है, कौन से आपके प्री एपोप्टोटिक एंटी एपोप्टोटिक जीन है। एक्टिवेट ये दोनों आपस में रेगुलेट होते हैं। ठीक है, जब ग्रोथ फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर आपका इनको एक्टिवेट कर देते हैं, बॉडी सेल ग्रोथ हो रही है तो सेल आपका इनको एक्टिवेट करेगी, तो आपका एपोप्टोसिस नहीं होगा।
लेकिन यदि ग्रोथ फैक्टर आपका सेल के अंदर नहीं है तो मतलब सिजेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर की वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मतलब ये इनका मेन आपका एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन बॉडी के अंदर चलता रहता है और बैलेंस में रहता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। इसके बाद हम करेंगे पार्ट टू में हम देखिए, हम पहले आपको बता देता हूँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट टू के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस का डिफरेंस, डायग्नोसिस ऑफ एपोप्टोसिस, डिसरेगुलेटेड एपोप्टोसिस, और जो बाकी दो बच गए थे ना नेक्रोटोसिस और पैराप्टोसिस, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट वन के अंदर हमने डिस्कस किया मेन जो कोर एपोप्टोसिस था उसको, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंस आपका डायग्नोसिस और आपका जो दो डिफरेंट टाइप के जो एपोप्टोसिस बच गया था ना सेल डेथ बच गया था वो, उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको चाहिए ये आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।